कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे एवेल्यूएशन ऑफ मनी, ये एवेल्यूएट कैसे हुई थी? सबसे पहले कौन सी मनी आई थी? कमोडिटी मनी, ठीक है, जैसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। फिर आई मेटेलिक सिल्वर गोल्ड कॉइन्स आए थे। फिर आई पेपर मनी। नेक्स्ट आई क्रेडिट मनी, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ठीक। क्रेडिट मनी में आप लिख सकते हो चेक्स वगैरह, सॉरी, क्रेडिट मनी में आते हैं चेक्स और बैंक ड्राफ्ट्स। प्लास्टिक मनी में आ गया आपके सारे कार्ड्स, डेबिट और क्रेडिट। अब मनी के कुछ ना एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हैं, जैसे कंटिंजेंट फंक्शन, आप किस में मतलब मनी की कैसे कैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। देखो, क्रेडिट क्रिएशन का बेस है, नेशनल इनकम का पार्ट है, कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इकोनॉमी की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे डील करती है? मनी से, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन। जब इकोनॉमी की वर्किंग के लिए फैसिलिटेट करती है मनी, उसमें स्टैटिक मनी कहते हैं, स्टैटिक फंक्शंस कहते हैं, ठीक। जब मूवमेंट होती है कंट्री में मनी की, हम उसे डायनेमिक कहते हैं। वर्किंग को फैसिलिटेट करेगी स्टैटिक, अगर मूवमेंट करेगी इकोनॉमी में किसी भी एक्टिविटी में, तो उसे हम डायनेमिक। क्लियर। अब एक है कि वाई मनी इज़ डिमांडेड। कुछ मोटिव्स होते हैं, 3 मोटिव्स हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या हो गया? डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है। अब फ्यूचर के सेविंग्स करने के लिए, दैट इज़ प्रिकॉशनरी। डे टू डे एक्टिविटी के लिए ट्रांजैक्शन मोटिव। अब प्रिकॉशनरी क्या होता है? फ्यूचर सेविंग। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी फाइनेंशियल एसेट को खरीदना, ठीक है, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, दैट इज स्पेकुलेटिव मोटिव। क्लियर, ठीक है जी। ये इसकी 3 मोटिव हैं आपकी मनी की। अब देखो, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली भी मनी को डिफाइन करा गया है। लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को अगर डेफिनेशन लिक्विडिटी के बेसिस पे लोगे तो आप लिक्विड फॉर्म में बोलोगे, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक। एक नियर मनी भी होती है, वो मनी जिससे हम परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कर सकते, पर जिसे हम थोड़ी देर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स, रिसिप्ट्स, बॉन्ड्स। याद रखना, नियर मनी कौन सी होती है? जो मनी के पास है। कहने का मतलब लिक्विड तो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नियर मनी की है विच क्लोज टू लिक्विड, ठीक, जिसे हम डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पर इसे कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड, इज नोन एज नियर मनी। एग्जाम्पल क्या है इसमें? बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग। क्लियर। अब क्लासिफिकेशन भी है, टाइप्स। फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होती है? वो मनी जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू सेम होती है, ठीक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हैं, ठीक। उनकी जो इंस्क्राइब्ड वैल्यू है, या कहने का मतलब उसकी जो कमोडिटी, जितने में वो सिल्वर लगा है और उसका जब आप जितने का खरीदोगे, वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक। मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू आर सेम। फेस वैल्यू क्या होती है? जो ऊपर लिखी होती है, इंस्ट्रिक वैल्यू, जो मेटल यूज़ की जाती है उसे बनाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। इसमें आप पेपर मनी लोगे, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल, एक होती है कन्वर्टेबल पेपर मनी, जिसे हम फ्रीली कन्वर्ट करा सकते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स। एक होते हैं इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, रिप्रेजेंटेटिव में 2 आती हैं, जैसे इसमें आप सारे नोट्स ले लोगे, जैसे 1 रुपी नोट इनकन्वर्टेबल है। नेक्स्ट होती है क्रेडिट मनी, जब मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। अब इसमें आप सारे कॉइन्स ले सकते हो। अब जैसे 1 रुपी का कॉइन है, उसमें जो मेटल लगा है वो 1 रुपी से कम है, ठीक है, उसकी पर मनी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कमोडिटी वैल्यू। अब क्रेडिट की कुछ फॉर्म्स हैं, टोकन कॉइन्स, 10, 5, 2 के, जो 1 के हैं टोकन कॉइन्स, रिप्रेजेंटेटिव टोकन कॉइन्स, सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। बस ये आप ऐसे टाइप्स लर्न कर लो, डेफिनेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट रह गया, मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। वो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा मॉनेटरी सिस्टम किसके पास है? आरबीआई हमारा मतलब मोनोपली है होल्ड रखने की करेंसी की। पेपर करेंसी यही इशू करता है, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसके अंडर आता है, 200 करोड़ होता है, जिसमें गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज होता है। क्लियर, ये मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया है। नेक्स्ट चैप्टर है बैंकिंग।
बैंक्स क्या है? बैंक्स वो जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करे, दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स। ये इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने में क्या आएगा? करंट अकाउंट डिपॉजिट, एफडी, आप ये समझते ही हो सारा, डिपॉजिट्स विच आर रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। एफडी को हम टर्म और टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं, जैसे एक बार जमा करा दिया, कुछ टाइम पीरियड के बाद ही आप उसे निकाल सकते हो। करंट चेकेबल होते हैं, फिक्स्ड नॉन चेकेबल होते हैं। सेविंग्स जो करंट और एफडी दोनों का फीचर रखते हैं, पर इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन्स, बैंक्स लोन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ कैश क्रेडिट, ठीक है। करंट एसेट्स के रिगार्डिंग अगर लोन लेना है तो वो कैश क्रेडिट है। डिमांड लोन्स क्या है? जब भी आप बैंक को एनी टाइम डिमांड करोगे तो आपको मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन पर आपको सिक्योरिटी देकर अगर लोन लेना है, दैट इज़ शॉर्ट टर्म लोन। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर बैंक बनना है तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। ये तो उसके प्राइमरी थे। सेकेंडरी में क्या आता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी में एज एन एजेंट वो परफॉर्म करता है बैंक, जैसे फंड्स ट्रांसफ़र करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, पेमेंट्स कलेक्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज की सेल करता है, सिक्योरिटी, इनकम टैक्स को, ठीक है। ट्रस्टीज़ एज अ लेटर ऑफ रेफरेंस, अगर कस्टमर को उसके चाहिए तो वो देता है। ऑल दीज आर सेकेंडरी। थर्ड होते हैं जनरल यूटिलिटी, लॉकर फैसिलिटी होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है। बस ये दो तीन इंपॉर्टेंट कर लो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है एक बैंक्स ही हैं जो इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी को चलाते हैं। ये कैसे चलता है? जैसे देखो आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक की डायरेक्ट डीलिंग होती है कस्टमर के साथ, और अगर जो कस्टमर ने डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स में डिपॉजिट करवाए हैं, अपनी एलआरआर निकाल के, एलआरआर क्या होती है? सीआरआर प्लस एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो प्लस स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशोज़, अपनी इंपॉर्टेंट रेशोज़ को निकाल के जो पैसा बचता है बैंक के पास, वो इन दी फॉर्म ऑफ लोन्स सर्कुलेट कर देना इकोनॉमी में, दैट इज़ नोन एज मनी क्रिएशन। क्लियर? ठीक है। मनी क्रिएशन का क्या मतलब है? जो डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स के पास होते हैं आफ्टर अपनी एलआरआर निकालने के बाद, अपनी इंपॉर्टेंट रेशोज़ निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो क्या करती है? इकोनॉमी में सर्कुलेट, दैट इज़ नोन एज मनी क्रिएशन। अब देखो जैसे बैंक के पास 1000 डिपॉजिट्स हैं, उसने 800 लोन 200 अपने पास रख के 800 दे दिया, 800 सर्कुलेट हो गया। फिर 160 जैसे उसने 20% रखी है, अब किसी और बैंक के पास पहुंचेंगे ना पैसे, तो क्या होगा? 160 अपने पास रखी, 640 हो गया। ऐसे ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, 1000 आपने डिपॉजिट करवाया तो वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। 5000 वैल्यू हो गई उसकी। अब जो ये 5000 वैल्यू हुई है ड्यू टू मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर की वजह से। ये कैसे निकालते हैं? 1/LRR, आपकी 20% थी, 1/0.2 कर लो, 5 टाइम्स आ जाएगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। इसे मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक्स फादर ऑफ बैंक यानी कि आरबीआई, एपेक्स बॉडी हु कंट्रोल्स, रेगुलेट, डायरेक्ट द इंटायर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? करेंसी अथॉरिटी इसके पास है, गवर्नमेंट का बैंकर है, ये सुपरवाइज़र की तरह रोल प्ले करता है, कंट्रोलर ऑफ मनी है, ठीक है। सबसे पहले इसके पास लीगल अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी है नोट्स को इशू करने के लिए, इंपॉर्टेंट फंक्शन। बैंकर टू गवर्नमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे करंट अकाउंट डिपॉजिट, जैसे करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस, कोई पेमेंट करनी है, कोई लोन देना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह बिहेव करता है, एज एन एजेंट बिहेव करता है बैंकर टू गवर्नमेंट। सुपरवाइज़र है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज़र, ये कैसे है? कैश रिजर्व का कस्टोडियन है, कहने का मतलब सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एक ऐसी रेशो होती है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ डिपॉजिट करवानी पड़ती है, दैट इज़ नोन एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है अगर कमर्शियल बैंक की नीड कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कौन करेगा? आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कमर्शियल बैंक के बिहाफ पर अगर कोई भी पेमेंट करनी है तो कौन करेगा, या रिसीव करनी है कौन करेगा? आरबीआई। सुपरवाइज़र जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, ऑर्डर्स देना,
ठीक है, रेगुलेट करना कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये तो है ही मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज़ कौन सी पॉलिसी होती है जो सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड होती है। इसे कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। सबसे पहले होता है रेपो रेट। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसपे हर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन देता है। एक बैंक रेट होता है, इसे हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जो लोन देता है जिस रेट पे, उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। याद रखना, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। सेंट्रल बैंक किसको लोन दे रहा है? कमर्शियल बैंक्स को। एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। अगर कमर्शियल बैंक के पास कोई सरप्लस बच जाता है आफ्टर एलआरआर, तो वो किसे पार्क कर देता है, किसे डिपॉजिट करवा देता है? आरबीआई को। इसमें कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाता है सरप्लस। जिस रेट पे डिपॉजिट कराता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ओपन मार्केट फंक्शन। आरबीआई ओपन मार्केट में से गुड्स सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है, दैट इज़ नोन एज ओपन मार्केट। क्लियर? अब देखो, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, अब ये फंक्शन कैसे यूज़ होंगे? अगर इन्फ्लेशन है तो हमें क्या कंट्रोल करनी है? सप्लाई ऑफ मनी। बस आप बेसिक ये याद रखना। अगर डिफ्लेशन है तो आपने क्या कंट्रोल करनी है? सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है। अगर इन्फ्लेशन है, सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है। ये बेसिक पॉइंट याद रखना। आई रिपीट, अगर इन्फ्लेशन है, सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना है? कम करना है। अगर डिफ्लेशन है, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल ले लो, अगर इन्फ्लेशन है, सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है, अब आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ की सेल करनी शुरू कर देगा, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स उसे खरीदेगा, कमर्शियल बैंक्स के पास क्या हो जाएंगे? वो कैश रिजर्व्स कम हो जाएंगे, कैश रिजर्व कम हो गए, लैंडिंग पावर कम होगी, सप्लाई ऑफ मनी कम होगी। अगर डिफ्लेशन है तो रिवर्स होगा, परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई, ठीक है। उससे उनके पास कैश रिजर्व बढ़ जाएगा, लैंडिंग पावर बढ़ जाएगी और सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। क्लियर हो गया? अब कुछ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती है जो आरबीआई ही डिसाइड करता है, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। मैंने आपको बताया पहले ही, दिस इज़ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स जो हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ डिपॉजिट करता है। एसएलआर क्या होती है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। इन दोनों का रेट्स कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ अ डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जब भी आप बैंक से लोन लेते हो ना, जो आप डिपॉजिट जो सिक्योरिटी रखते हो उसकी वैल्यू हमेशा आपके लोन से ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। और भी होते हैं मॉरल्स हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कहने का क्या मतलब है? इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकता है कौन? आरबीआई। क्लियर है? डायरेक्शंस देता है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है? आरबीआई डायरेक्शंस देता है कि कैसे आप इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हो। ये दो तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आ गया रेपो रेट, ठीक है जी, समझ आ गई। और क्वालिटेटिव में आ गया बैंक क्रेडिट। ये लर्न कर लेना। ये रिपीट है, देखो दो तरह के टूल हैं उनके पास क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आएंगे तो ये चार लिखोगे, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर्स एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अगर आया कि क्रेडिट को कंट्रोल करना है इकोनॉमी में तो दो टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायर्ड, मॉरल्स एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सेंट्रल और कमर्शियल बैंक का अगर डिफरेंस आ जाए तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये सेंट्रल बैंक इज़ अ हायर अथॉरिटी, एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मोनोपली है इसके पास करेंसी को इशू करने के लिए। कमर्शियल बैंक्स में नहीं होती। सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करता, कमर्शियल बैंक की डायरेक्ट डीलिंग है। ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। कुछ सिनोनियम थे इस चैप्टर में, जैसे ये देखो, मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर को डिपॉजिट मल्टीप्लायर बोलते हैं, रेपो रेट को रीपरचेज रेट बोलते हैं, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेट रिक्वायरमेंट्स को वेरिएबल रिजर्व रेशो बोलते हैं।
बेटा याद रखना मनी मल्टीप्लायर क्या है, जो आपकी मनी को मल्टीप्लाई कर देता है। ये हमने क्रेडिट क्रिएशन में करा, जिसमें बताया गया कि अगर इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है तो वो कितने मल्टीप्लायर कितना मनी को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे अभी एग्जांपल करी थी, अगर 20% उसकी LRR है, ठीक है, तो कितने गुना हो जाएगा उसका डिपॉजिट्स, 5 टाइम्स। क्लियर? ऑल दीज आर द अबाउट द बैंकिंग। ये बैंकिंग चैप्टर था। नेक्स्ट है हमारा AD&AS चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। इसे करने से पहले अगर बैंकिंग में याद रखना 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फंक्शंस ऑफ RBI बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब भी फंक्शन ऑफ RBI करोगे ना तो विद हेडर करना, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं आता कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ RBI। वो हेडर आपको देंगे, जैसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स बैंक, बैंक एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर, लाइक दैट। ऐसे आपको फंक्शन का नाम आएगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना बैंकिंग में। अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट 2 चैप्टर इस पर डिपेंड करते हैं। अब इसे ध्यान से करना, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस F। C क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन। I क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। I क्या है? इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G में चला जाएगा। X माइनस मान मतलब नेट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब ये AD के 4 कंपोनेंट है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब C प्लस I, अब इसका डायग्राम अच्छी तरह कर लो, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब C कभी भी, ध्यान से देखो, C की लाइन यानी कि कंजम्पशन लाइन कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होती, क्योंकि हमेशा ऑटोनमस कंजम्पशन होती है, जिसे हम C बार बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होगी इन्वेस्टमेंट की। अब C बार क्या होता है? ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट व्हेन द income is 0 but there is still a consumption, that is known as autonomous consumption denoted by C bar। इसलिए C लाइन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी। अब C में अगर I ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये क्लोज्ड इकोनॉमी के कंपोनेंट होगी। अगर ओपन इकोनॉमी होगी तो ये चारों कंपोनेंट आ जाएंगे। क्लियर? C प्लस I प्लस G भी आ सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट की इंटरवीन होगी। अब AD के 2 कंपोनेंट हैं, C प्लस I, इसलिए वो अपवर्ड होगी। क्लियर है? ठीक है, ये शेड्यूल है। अब यही है C प्लस I। AD क्या है? डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट कर्व। इसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, दैट्स वाई ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। ऑटोनमस कंजम्पशन को मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम के इक्वल लेते हैं, ठीक है। अब नेशनल इनकम क्या होती है? वाई से डिनोट करेंगे नेशनल इनकम को, C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। और AS भी किसके इक्वल होती है? C प्लस S के, दैट्स वाई AS इक्वल टू Y होता है, ठीक है। अब ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सेम होते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती है। क्लियर? ये ओरिजिन से शुरू होगी, इसे हम इनकम के बराबर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि इनकम और कंजम्पशन का क्या रिलेशनशिप है? इनकम और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, पर जो सारी, देखो ध्यान से, सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही। सेम प्रपोर्शन में क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, कंजम्पशन तो इंक्रीज होगी पर सेम प्रपोर्शन में नहीं, क्योंकि हमारी सेविंग्स भी बीच में आएंगी, ठीक है। आप देखो, ये देखो, ये आपने वाई लाइन बनाई, ये आपकी कंजम्पशन लाइन है, जहाँ पे ये कट कर गया दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। कंजम्पशन और इनकम बराबर है। इसके नीचे क्या है? हमारी डिस सेविंग्स है। डिस सेविंग्स क्यों है? क्योंकि हमारी इनकम क्या है? ठीक है, 0, तो हमारी क्या आएगी? ऑटोनमस कंजम्पशन। तो पास सेविंग्स आप यूज करोगे, इसलिए सेविंग्स किस में कन्वर्ट होगी? डिस। अब इक्विलिब्रियम के बाद हमारी इनकम बढ़ रही है ना, ठीक है। देखो कंजम्पशन लाइन नीचे है, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है? सेविंग्स।
ठीक है, जिस लेवल में इनकम इंक्रीज होती है सेम लेवल में कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगी। क्लियर हो गया ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह का होता है, एपीसी एमपीसी। एपीसी सी अपॉन वाई, एवरेज निकालोगे आप इसकी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती। अभी मैं आपको एक टेबल में इसकी बातें सारी क्लियर करूंगी किसकी कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, एपीसी 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है। एपीसी फॉल करेगी जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है कंजम्पशन का। ये कभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि ऑटोनमस कंजम्पशन होती है। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एमपीसी। एमपीसी मीन्स चेंज इन द कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन द इनकम। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दोनों का रिलेशन क्या है? चेंज शो करता है, एडिशन टू टोटल। और एमपीसी के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसकी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में लाइज करेगी। ठीक है, क्यों करेगी? 0 और 1 के बीच में जितनी भी हमारी चेंज इनकम में है, ठीक, इफ द इंटायर एडिशनल इनकम अगर हम कंज्यूम कर लेंगे तो सेविंग 0 हो जाएगी, तो एमपीसी 1 हो जाएगी। अगर हम सेव कर लेंगे तो डेल्टा सी 0 हो जाएगी, तो एमपीसी 0 हो सकती है। ठीक है, अगर सारी हम एडिशनल इनकम सेव कर लेंगे तो चेंज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 0, तो एमपीसी भी 0। अगर हम एडिशनल सारी कंज्यूम कर लेते हैं तो सेविंग 0 हो जाएगी, एमपीसी किसके इक्वल होगी? 1। और एमपीसी हमेशा पुअर पीपल की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच। 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला क्वेश्चन भी इसकी वैल्यू किस में लाइज करती है, ये क्वेश्चन भी कि एमपीसी पुअर पीपल की ज़्यादा क्यों होती है। क्यों उनकी ज़्यादा होती है? इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स अनसेटिस्फाइड होती हैं, पहले पूरी नहीं हुई होती। जब भी हम उनकी इनकम में इंक्रीज होगा वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। ठीक है, और एमपीसी फॉल करेगी विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, क्योंकि जो इनकम बढ़ती है, जितनी इनकम चेंज होगी उतनी कभी कंजम्पशन चेंज नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या है? सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। इनकम और सेविंग्स का रिलेशनशिप जो बताता है उसे हम सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी सेविंग्स भी बढ़ती हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब ये देखो, ये आपकी इनकम, ये आपकी सेविंग्स लाइन है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी सेविंग देखो अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। यहाँ पे डिस सेविंग्स होंगी। डिस सेविंग्स क्यों होगी? क्योंकि ऑटोनमस कंजम्पशन है। क्लियर है? ये नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस एस अपॉन वाई, सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप बताएगा। एपीएस कभी 1 नेवर भी 1 और मोर देन 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कभी भी अपनी हमारी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। एपीएस 0 हो सकती है क्योंकि जब सेविंग 0 होंगी ये भी 0 हो जाएगी। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि एट इनकम लेवल आर लोअर देन दी ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे का पॉइंट है, मैंने आपको ये बताया है, ये देखो यहाँ पे ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये राइज करेगी जैसे इनकम राइज करेगी। नेक्स्ट है एमपीएस। एमपीएस क्या कहता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। इसका स्लोप क्या होता है? डेल्टा एस का रेशियो शो करता है हमें। ठीक है, जब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ध्यान, ये 2 पॉइंट इसके ध्यान में रखना। जब डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन 0 होगी तो एमपीएस 1 होगी। ठीक है, जब डेल्टा सी 0 होगी एमपीएस 1 होगी। जब डेल्टा एस 0 होगी एमपीएस भी 0 हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट, अब इनके रिलेशनशिप क्या है? एपीसी एमपीसी के ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। y किसके बराबर होता है? c प्लस एस। अगर आप दोनों साइड्स को y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रूफ हो जाएगा जी इक्वल टू 1 है। ऐसे एमपीसी और एमपीएस का भी आप रिलेशनशिप 1 के इक्वल शो कर सकते हो। क्लियर हो गया? ये टेबल है जो मैं आपको बोल रही थी कि ये कर लेना अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इजीली आप लर्न कर सकते हो। अब देखो क्या है, पहले वैल्यूज़ लर्न कर लो, ध्यान से देखो। एपीसी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले बताया। और एमपीसी की नेगेटिव नहीं हो सकती। एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या हो सकता है? सिर्फ एपीएस नेगेटिव हो सकता है। एपीसी कभी नेगेटिव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो है ऑटोनमस कंजम्पशन है। और एमपीसी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो सेविंग्स है वो कभी इनकम से ज़्यादा नहीं होंगी। और ये क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कंजम्पशन में चेंज कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। ऑपोजिट लिखोगे आप इसमें। 0 कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? सिर्फ एपीसी 0 हो सकती है जब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ये सॉरी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये तीनों ज़ीरो हो सकती हैं क्योंकि सी इक्वल टू आई हो गया, डेल्टा एस इक्वल टू वाई हो गया, डेल्टा सी इक्वल टू वाई हो गया। एपीसी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। एपीसी 1 हो सकती है, एपीसी मोर देन 1 भी हो सकती है। एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकती क्योंकि सेविंग्स कभी इनकम के बराबर नहीं होंगी, मोर देन 1 का भी यही रीज़न है। एमपीसी ज़ीरो हो सकती है जब सेविंग्स और कंजम्पशन चेंज इन इनकम इक्वल हो जाए। 1 हो सकती है चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम के बराबर हो जाए, पर ये कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कभी चेंज इन इनकम से ज़्यादा होगा ही नहीं। एमपीएस 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, मोर देन 1 नहीं हो सकती। क्लियर, ये अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये रिलेशनशिप है, डेरिवेशन है, सॉरी रिलेशनशिप नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। एपीसी और सॉरी डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। देखो चाहे सेविंग से कंजम्पशन बनाना है चाहे कंजम्पशन से सेविंग बनाना है, डायग्राम एक ही है। डायग्राम कैसे है, आप ऊपर ऊपर नीचे ही बनाना है इस डायग्राम को। एक्स एक्सिस पे इनकम लो, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और कंजम्पशन ले लो। आपको पता है वाई स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री, सी कभी उसको टच नहीं करेगी ओरिजिन को, ये मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ब्रेक इवन के साथ याद रख लेना एपीसी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे है उससे डॉटेड लाइन आप नीचे लेके आओ, वहाँ से सेविंग कर्व डिराइव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एपीएस 0 होगा। डायग्राम समझ आ गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक लाइन याद करना, बाकी तो सिंपल है, बोल देना एक्स एक्सिस पे इनकम ली, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन ली, सी क्या लाइन है, वाई क्या लाइन है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये मेन पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम है। ये देखो ये है मेन जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, दैट इज पॉइंट आर, ठीक है। उससे अब उन ज्वाइन करेंगे एस और आर को, उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो हमें सेविंग कर्व मिल जाएगा। आप कैसे लिख सकते हो, जहाँ पे सी और वाई इंटरसेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम क्या करेंगे, सेविंग 0 है, ठीक है। उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज आर एस, उसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेविंग कर्व। इन दिस वे व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई, that point is known as equilibrium, where APS equal to 0. From that point line should be extended further, then saving curve is derived, ठीक है। जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर हैं वहाँ पे और APS 0 है, वहाँ से हम लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, एक लाइन डिराइव कर लेंगे एक्सटेंशन करके, दैट लाइन इज नोन एज सेविंग कर्व। अब उसको नाम दे देना SR। अगर रिवर्स चलोगे, डायग्राम सेम बनाना है तो क्या करोगे, जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे क्या करोगे वहाँ पे लिख देना कि कंजम्पशन कर्व विल बी डिटरमिन्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट वेयर सेविंग इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। कहने का क्या मतलब है, तब एक लाइन से, बाकी सब कुछ एक्सप्लेनेशन सेम है। अगर कंजम्पशन से सेविंग डिराइव करना है तो एक ही पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा। पॉइंट क्या है, जहाँ पर आपकी APS 0 है वहाँ से आप सी और वाई को इंटरसेक्ट करोगे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, उससे आप लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा। जहाँ पे APS 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस और सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है, वाई और सी इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को आगे हम एक्सटेंड कर देंगे, उस सी कर्व को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो हमें कंजम्पशन कर्व डिराइव हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, 2 तरह की होती है, इंड्यूस्ड और ऑटोनमस। इंड्यूस क्या होती है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जिसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर हो, उसे हम ऑटोनमस कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 पे डिपेंड करती है, याद रखना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, कि ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में आपको रिटर्न क्या मिलेगी उस पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। ROI, अगर हमें बोरो करने हैं पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि हमने कितने पैसे बोरो करने हैं। XNT क्या होती है, XNT क्या होता है, ठीक है, याद रखना, प्लानिंग, प्लैंड। XNT का मतलब याद रखना, प्लैंड, चाहे सेविंग्स आ जाए चाहे इन्वेस्टमेंट आ जाए। एक्स पोस्ट क्या होती है, एक्चुअल। बस ये 2 वर्ड याद रखना, XNT, प्लान्ड, एक्स पोस्ट, एक्चुअल। क्लियर, ये फॉर्मूलाज हैं इसके प्रैक्टिकल के। ये कंजम्पशन कर्व है आपका, C बार प्लस BY। बी किसे बोलते हैं हम, MPC को, ठीक है।
MPC को आप C बार बोलते, B बोलते हो, सॉरी। क्लियर है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिटर्मिनेशन, इनकम एंड डिटर्मिनेशन। लास्ट चैप्टर का ये जब ने AD और AS करा, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, इसमें से आप डेरिवेशन अच्छी तरह कर लेना, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। APC APS का जो मैंने आपको टेबल बताया उसकी वैल्यूज़ लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसमें से मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। ये हम पीछे कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पे AD AS इक्वल होती है। AD किसके इक्वल है? C प्लस आई के। AS किसके इक्वल है? C प्लस S के। अगर आप AD AS को इक्वल लिखोगे तो क्या अप्रोच आपको डिराइव हो जाएगी? S इक्वल टू I। ध्यान से देखो, ठीक है। केन्स ने हमें 2 अप्रोचेस दी हैं, AD AS अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कैसे इक्विलिब्रियम फाइंड होता है? अगर आप AD AS अप्रोच लेते हो तो उसमें आप बोलोगे जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, ये शेड्यूल है। आप शेड्यूल अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, ये वाला भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इक्विलिब्रियम डिराइव हो जाएगा। ये डायग्राम है, रिपीट है डायग्राम। देखो, ये आपने वाई लाइन ड्रॉ करी है, ये आपने AD कर्व ड्रॉ करा है। जहाँ पे दोनों कट कर गए वो क्या बन गया? ये इसके बराबर है, ये हमने लास्ट चैप्टर में कर लिया, ठीक है। क्या बन गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेम डायग्राम है, याद रखना। जब AD AS के इक्वल हो जाता है उसे इफेक्टिव डिमांड भी बोला जाता है। जहाँ पे डिमांड AS की इक्वल हो जाए, एट दैट लेवल डिमांड इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? क्लियर है? अब देखो, बीच में से भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। अगर AD AS से ज़्यादा हो गया तब आप क्या करोगे, ठीक है। अगर AD AS से ज़्यादा हो गया तो कंज्यूमर एंड फर्म्स बाइंग मोर गुड्स दैन द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा। याद रखना, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर AD लेस देन AS है तो क्या करेगा? अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देगा, दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। डायग्राम आप सेम बनाओगे, बस याद रखना इन 2 सिचुएशन में अगर डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्रोडक्शन कम होगी। ये ADS अप्रोच है। बस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या है, ये आप डायग्राम बनाओगे जो पिछला ही बनाया आपने सेम। पहले ऊपर क्रॉस, फिर जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है सेविंग कर्व बना देना वहाँ पे। दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे ADS बराबर है, यहाँ पे जहाँ पे APS 0 होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये शेड्यूल है जहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है अंडर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक। अब अगर सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट से, सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या करोगे? सेम प्रोडक्शन को रिड्यूस करोगे, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, सेविंग्स ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपको प्रोडक्शन रिड्यूस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका स्टॉक पाइल अप हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा? अगर प्रोडक्शन कम हो गई तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी, जिससे इनकम लेवल गिर जाएगा लोगों का, तो क्या होगा? उनकी सेविंग्स कम हो जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाएगी। अगर बाई चांस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, यानी कि सेविंग्स इज यहाँ पे सेविंग्स ज़्यादा थी, सेविंग्स ज़्यादा थी, तो आप प्रोडक्शन कम करोगे इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन। अगर सेविंग्स लेस है इन्वेस्टमेंट से तो आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, जिससे इनकम लेवल बढ़ेगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब भी डिस्टर्ब हो जाए, चाहे ADS में डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, देखो AD ग्रेटर है चाहे AD लेस है, दोनों सिचुएशंस में आप प्रोडक्शन से रिलेट करोगे। AD ग्रेटर है यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, दोबारा आपने इक्विलिब्रियम अटेन करना। मैंने आपको अभी बताया वो कैसे होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, ठीक है। अगर लेस है तो डिक्रीज़ कर दो प्रोडक्शन कम होगी, आउटपुट कम होगी, तो इनकम गिर जाएगी, दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ऐसे ही सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? ADS बराबर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ADS बराबर है, पर फुल का मतलब क्या है? रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, बस याद रखना। अंडर में क्या है? इक्विलिब्रियम पॉसिबल है पर रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है।
ये नीचे आ जाएगा, AD1 नीचे आ जाएगा डॉटेड लाइन में। एक आप ऐसे डायग्राम बनाओ जैसे मैंने बनाया, इसे आप क्रैम ही कर लो, ये सी थोड़ी सी सी लाइन ऐसे, AD आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाओगे, इसे थोड़ा सा ऐसे बनाना, सी लाइन को बन गई। अब अगर अंडर इक्विलिब्रियम है, ये वाई लाइन थी, ये AD थी, अब AD1 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, ये फुल है, ये अंडर है। क्लियर हो गया? ठीक है, ओवर में क्या करोगे, AD1 ऊपर चला जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम G है, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, बियॉन्ड द रिसोर्सेज, ओवर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मल्टीप्लायर नाम से ही क्लियर है, इसे के से डिनोट किया जाता है। यह आपको चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की रेशो बताएगा। मल्टीप्लायर आपको बताता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज होगी फाइनल इनकम के टाइम में। अगर आज आपने 5 रुपये लगाए हैं सपोज किसी इन्वेस्टमेंट में, वो कितने गुना 10 साल बाद बढ़ के हो जाएगा, वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। ठीक है, मल्टीप्लायर को अब याद रखना, के से डिनोट किया जाता है। इसके 3 फॉर्मूले हैं, 1/MPC, 1/1 - MPS, ठीक है, एक डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये 3 है इसके। 1/1 - MPC, 1/MPS, ठीक है, ये 3 है इसके, 1/1 - MPC, 1/MPS और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्या बताता है मल्टीप्लायर? याद रखना, मल्टीप्लायर बताता है कि अगर आज आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करा है तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी फाइनल इनकम में, आपकी फाइनल इनकम कितनी गुना इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन के साथ, क्योंकि कंजम्पशन से आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर सेविंग्स के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, याद रखना। क्लियर? ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, 3 है। अब मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये भी 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वैल्यू 1, जब आपकी एमपीसी 0 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है। ये 1 और इन्फिनिटी में लाइज करता है। वर्किंग कैसे है मल्टीप्लायर की? देखो, अगर आप वर्किंग देखोगे तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ से भी इस टेबल से भी समझ सकते हो कि इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आया है 100 करोड़, 100 करोड़ आ गया। अब देखो, अगर कुछ भी नहीं है, अगर इंक्रीज़ हो रही है इनकम, ठीक है, अगर इंक्रीज़ हो रही है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, पर ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। जैसे उसने ये देखो, यहाँ से एग्जांपल समझो,